हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास पिक्चर कुछ ऐसी होती है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक इक्वल नेगेटिव चार्ज होता है। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, दो चार्जेस हैं। इस सिस्टम को एक डाइपोल बोलते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता है। तो ये जो सिस्टम है ये एक डाइपोल कहलाता है। यहाँ पे हम लोग एक वेक्टर डिफाइन करते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। इसको कहते हैं डी वेक्टर। डी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के बराबर होता है, और डी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं पी वेक्टर। पी वेक्टर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको डिफाइन करते हैं that it is equal to q into d वेक्टर। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि p वेक्टर का वही डायरेक्शन है जो d वेक्टर का डायरेक्शन है, यानी p वेक्टर भी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो ये डाइपोल की फिजिकल पिक्चर थी और ये एक डेफिनेशन थी जो कि डाइपोल के कॉन्टेक्स्ट में आगे यूज हो गई। चलिए अब सोचते हैं कि अगर हमने अपने डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा। विजुलाइज करिए एक डाइपोल है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये मैंने इमेजिन कर लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें एक डाइपोल यहाँ पे रख दिया, पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लगेगा ऐसे, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ऐसे। F की वैल्यू क्या होती है? Q इंटू E। तो ये दोनों फोर्सेज जो हैं आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो दोनों कैंसिल कर जाएंगे और नेट फोर्स डाइपोल के ऊपर जीरो हो जाएगा। So if a dipole is placed in a uniform electric field, then it will experience no net force। ठीक है, तो नेट फोर्स तो जीरो हुआ, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रहा हो लेकिन उसके ऊपर कुछ टॉर्क लग रहा हो, ऐसा हो सकता है। So let us explore this possibility whether a torque is acting on our dipole or not। इमेजिन करिए कि हमारा डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। फिर से इमेजिन करिए कि हमारा डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये देखिए रखा हुआ है, और अभी हमने देखा कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें कुछ नेट टॉर्क लग सकता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ ये वेक्टर डी वेक्टर है, ये लेंथ दोनों चार्जेस के बीच की मान लेते हैं डी है, और हम टॉर्क निकालने के लिए लेट अस से दैट दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज O। इस पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम पे डाइपोल के ऊपर क्या टॉर्क लग रहा है ये निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो फोर्स है ये O से ही पास हो रहा है, पॉइंट O से पास हो रहा है। तो ये वाला फोर्स O के अबाउट कोई टॉर्क नहीं लगाएगा, केवल ये वाला फोर्स O के अबाउट टॉर्क लगाएगा। ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखना है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसे। ये डिस्टेंस मान लो D1 है। तो इस सिस्टम के ऊपर जो पॉइंट O के अबाउट टॉर्क लग रहा होगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट O, क्या होगा? इस फोर्स का टॉर्क जीरो होगा और इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो इट विल बी F इनटू D1। F की वैल्यू क्या है? अभी देखा था F इज इक्वल टू QE, तो यहाँ पे F की जगह हम QE लिख देते हैं, और D1 इज दिस डिस्टेंस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, this is the direction of P vector, and this is the direction of E vector,
दिस इज पी वेक्टर, दिस इज ई वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल ये थीटा है। ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इस ट्राइंगल से D1 विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा। तो D1 की जगह हम लिख सकते हैं डी साइन थीटा। तो D1 की जगह लिख दिया डी साइन थीटा। अब इसको मैंने इसको इधर ले लिया, D को इधर ले लिया, तो ये आ जाएगा Q इंटू डी इंटू ई साइन थीटा। Q इंटू डी क्या चीज़ है? D इज दिस डिस्टेंस। तो Q इंटू डी क्या चीज़ है? Q इंटू डी इज P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से Q इंटू डी की जगह P लिख दिए, सो इट इज पी ई साइन थीटा। तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया। सो व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द टॉर्क अबाउट पॉइंट O? इट इज R क्रॉस F। तो याद रखिए कि जो डाइपोल पे हमारे डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है, सॉरी, दिस इज द एक्चुअली दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। यहाँ से टॉर्क हो जाएगा P क्रॉस E, P क्रॉस E, P क्रॉस E, P क्रॉस E विल बी द टॉर्क। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। यहाँ से मैंने रिलेट किया, दिस विल बी P क्रॉस E। तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। This is a vector form. Now, how to find the direction of P cross E? P vector is in this direction, E vector is in this direction. तो P cross E का डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड से P वेक्टर को E वेक्टर की तरफ घुमाइए, तो अंगूठा जिधर जा रहा है वो टॉर्क का डायरेक्शन है, और फिंगर्स का जिधर मूवमेंट हो रहा है, फिंगर्स का मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये टॉर्क का इफेक्ट है। इफेक्ट मतलब ये डाइपोल क्लॉकवाइज घूम जाएगा। यहाँ ऐसे रखा है तो क्लॉकवाइज घूम जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, और अल्टीमेटली डैम्पिंग की वजह से रुकता जाएगा, थोड़ा धीमा होता जाएगा, और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम में होगा तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने देखा कि हमारे डाइपोल पे नेट फोर्स 0 लगता है अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, लेकिन उसके ऊपर एक नेट टॉर्क लग सकता है। टॉर्क इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ द डाइपोल। लेट्स टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है? जब किसी बॉडी में नेट फोर्स 0 लगता है और नेट टॉर्क 0 लगता है, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नेट फोर्स 0 एंड नेट टॉर्क 0। दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन अवर डाइपोल इज P इंटू E इंटू साइन थीटा। तो ये टॉर्क कब 0 होगा? टॉर्क कब 0 होगा? टॉर्क 0 तब होगा जब साइन थीटा 0 होगा। साइन थीटा 0 कब होगा? जब थीटा या तो 0 हो या थीटा 180 डिग्री हो। तो थीटा 0 डिग्री या थीटा 180 डिग्री पे टॉर्क 0 होगा, और फोर्स तो हमेशा ही हमारे डाइपोल पे 0 था। तो यानी कि ये मतलब हो गया थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 पे नेट फोर्स भी 0 होगा, नेट टॉर्क भी 0 होगा। तो इन दोनों पोजीशंस पे हमारा डाइपोल इक्विलिब्रियम में होगा। तो देखते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 पे क्या होगा। चलिए देखते हैं थीटा इक्वल टू 0 पे क्या होगा। फिजिकल सिचुएशन क्या होगी, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और थीटा 0 है। थीटा 0 होने का मतलब है कि P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो हमारा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है। तो जो P वेक्टर होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज जाता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर and this is the direction of E vector, so the angle between them is 0 degree। ये इस तरीके से थीटा इक्वल टू 0 का फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। तो इस पोजीशन पे हमारा डाइपोल इक्विलिब्रियम में है। अब ये देखते हैं कि ये डाइपोल हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर डाइपोल हमारा स्टेबल, मान लीजिए ये इस सिचुएशन में डाइपोल हमारा इक्विलिब्रियम में है
और इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं और रिलीज कर देते हैं और वो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ जाता है, तो वो इक्विलिब्रियम क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर ये अभी इक्विलिब्रियम में है और इसको अगर हम थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं तो ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ नहीं आता बल्कि और दूर चला जाता है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। So let us explore whether theta equal to 0 corresponds to stable equilibrium और unstable equilibrium position। उसके लिए क्या करोगे? अभी ये इक्विलिब्रियम में है, मान लो इसको मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, थीटा इक्वल टू 0 पे इक्विलिब्रियम में है, यहाँ से थोड़ा डिस्टर्ब किया, इस पोजीशन पे ले आया, ऐसे घुमाया मैंने इसको, थीटा एंगल क्लॉकवाइज घुमाया। अब हमारा डाइपोल इस पोजीशन पे आ गया। इस पोजीशन पे जो p वेक्टर होगा वो ऐसे जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, और e वेक्टर ये हो गया। तो इस पोजीशन पे डाइपोल पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। तो p वेक्टर को e वेक्टर की तरफ राइट हैंड से घुमाओ, तो फिंगर्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से ये डाइपोल अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थीटा इक्वल टू 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब देखते हैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारा डाइपोल कुछ ऐसे रखा होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। चलिए थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे देखते हैं। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे हमारा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है और p वेक्टर ऐसे जा रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देखिए p वेक्टर और p वेक्टर के बीच में ये पूरा एंगल जो है ये 180 डिग्री है। इस समय हमारा डाइपोल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ से अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, मान लीजिए डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, तो इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा। ये थीटा एंगल हमने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब हमारा डाइपोल इस पोजीशन पे आ गया। इस पोजीशन पे जो p वेक्टर होगा वो ऐसे जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे होगा, और e वेक्टर ऐसे होगा। तो अब इस पोजीशन पे जो डाइपोल पे टॉर्क लगेगा उसका एक्सप्रेशन है p क्रॉस e। तो p को e की तरफ राइट हैंड से घुमाइए तो फिंगर्स क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो हमारे डाइपोल पे क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा। तो हम ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, यहाँ से हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, तो उसके बाद हमारे डाइपोल पे क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है, मतलब वो और दूर इक्विलिब्रियम पोजीशन से और दूर जा रहा है, ना कि वापस आ रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम कैसा हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। चलिए अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, उन स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक डाइपोल है और उस डाइपोल को हमने मान लीजिए इस पोजीशन पे रखा हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, ये सेंटर पॉइंट है, ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस भी d है। तो दोनों चार्जेस के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स d है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट विल बी गिवन बाय, डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय चार्ज इनटू दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी क्या है? 2d। सो p विल बी इक्वल टू q टाइम्स 2d।
ये डाइपोल की एक्सिस है, एक्सिस पे आगे, यहाँ पे एक्सिस को आगे बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सियल पॉइंट, और इस पॉइंट की पोजीशन को कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। मान लीजिए एंड ऑन पोजीशन पे हमें यहाँ पे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगी ऐसे, और ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी ऐसे। दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इन दोनों में ये वाली फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट के ज़्यादा नज़दीक है। तो जो नेट फील्ड होगी दैट विल बी दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर। सो नेट फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये वाला वेक्टर ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जो नेट फील्ड होगी उसका डायरेक्शन ये होगा ऐसे, और पी वेक्टर का डायरेक्शन भी यही है ऐसे। तो नेट फील्ड का डायरेक्शन पी वेक्टर के अलावा होगा, मतलब इस पोजीशन पे नेट फील्ड और पी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगी। और जो नेट फील्ड होगी यहाँ पे वो कितनी होगी? नेट फील्ड विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, इट विल बी ई क्यू प्लस माइनस ई क्यू माइनस। ई क्यू प्लस क्या है? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड, मैंने यहाँ से यहाँ तक की इस दूरी को r मान लिया, और ये d है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? r माइनस डी। तो इस पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे जो फील्ड होगी वो क्या होगी? के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है? r माइनस डी। अब बचा ई क्यू माइनस इस चार्ज की यहाँ पे फील्ड है, इस चार्ज की यहाँ से दूरी कितनी है? r प्लस डी। तो इस चार्ज की यहाँ पे फील्ड क्या होगी? के क्यू अपॉन r प्लस डी का होल स्क्वायर, ये होगी। अब इसमें अगर हम नीचे एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू के क्यू इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस के क्यू इंटू आर माइनस डी का होल स्क्वायर। इन दोनों में अगर मैं के क्यू कॉमन ले लूँ तो इट विल बी के क्यू इंटू, इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी आर, और इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें देखिए ये कैंसिल, इन दोनों को क्लब करिए तो हो जाएगा 4 टाइम्स डी आर। तो यहाँ पे इसको क्लब करिए तो आएगा 4 टाइम्स डी आर। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको ऐसे लिख सकते हो, E इक्वल टू के क्यू इंटू 4 टाइम्स डी आर ओवर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इनमें अगर मैं टर्म्स को शफल करूं तो ऐसे लिख सकते हैं, मैंने इस 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया और फिर टर्म्स को शफल करके ऐसे लिख दिया। तो इसमें ये q इंटू 2d जो है वो p के बराबर है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स के पी आर ओवर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर।
दिस इज द फार्मूला, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद कर लीजिए। और यहाँ पे हमारा एक स्पेशल केस होता है जब r इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू d, जब r d के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में हम d को नेगलेक्ट कर सकते हैं r के मुकाबले। तो अगर आप d को 0 कर दो तो यहाँ r टू द पावर 4 आ जाएगा, और ऊपर भी एक r है वो कैंसिल होकर नीचे r क्यूब आ जाएगा। तो इस एजम्पशन को अगर लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2 टाइम्स के ई बाय आर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। ये रिजल्ट है, मतलब एंड ऑन पोजीशन पे ये फील्ड होगी। अगर ये एजम्पशन है, इन दोनों को याद कर लीजिए, ये स्पेशल केस है। अब एक दूसरा पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। चलिए देखते हैं इसको कि वो पोजीशन कैसी लगती है। तो मान लीजिए हमारा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू। इस लाइन के बिल्कुल सेंटर से एक लाइन इमेजिन करिए। ये जो लाइन है इसको इस वाली लाइन के सेंटर से जा रही है, तो ये जो प्लेन होगा इस प्लेन को कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटर से बना है इक्वेटोरियल प्लेन। और इसके ऊपर अगर हम किसी पॉइंट को लें तो उस पॉइंट की पोजीशन को कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, ये यहाँ से यहाँ तक ये r है, तो ये मैंने ऐसे ट्रायंगल बना लिया। पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पर हमें फील्ड निकालनी है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पर फील्ड जो होगी पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगी ऐसे ई क्यू प्लस, और नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड होगी वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी ऐसे ई क्यू माइनस। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हाँ, ये दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो बीच से जाएगा, तो यहाँ पे जो नेट फील्ड होगी वो बीच से ऐसे जाती हुई होगी ई। ये एंगल अगर थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो नेट फील्ड कितनी होगी? इसका इधर कंपोनेंट आएगा ई क्यू प्लस कॉस थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट आएगा ई क्यू माइनस कॉस थीटा। दोनों को ऐड कर दोगे तो नेट फील्ड आ जाएगी। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? ई क्यू प्लस कॉस थीटा प्लस ई क्यू माइनस कॉस थीटा। अब देखिए सिमिट्री से जो ई क्यू प्लस की वैल्यू होगी वही ई क्यू माइनस की वैल्यू होगी यहाँ पे। तो ई क्यू प्लस और ई क्यू माइनस सेम होंगे, बराबर होंगे तो ई क्यू माइनस को ई क्यू प्लस लिख दो। तो अब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 2 टाइम्स ई क्यू प्लस कॉस थीटा। ई क्यू प्लस क्या है? इस पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे फील्ड। इस डिस्टेंस को मैंने अगर r माना तो पाइथागोरस से ये हो जाएगा √r² प्लस d²। तो ई क्यू प्लस कितना हो जाएगा? इसकी यहाँ पे फील्ड, दैट विल बी के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। सो दिस विल बी के क्यू अपॉन इस दूरी का स्क्वायर। इस दूरी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? r² प्लस d² इनटू cos थीटा। cos थीटा इस ट्रायंगल से क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस बाय दिस, d ओवर √r² प्लस d²। यहां से फील्ड आ गई 2 टाइम्स के क्यू डी, नीचे ये डिनोमिनेटर हो जाएगा r² प्लस d² के पावर 3/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं k इंटू, ऊपर न्यूमरेटर को ऐसे लिख सकते हैं k को पहले ले लिया, अंदर बचा q इंटू 2d ओवर r² प्लस d² की पावर 3/2।
Q into 2D will be equal to P. This will be equal to K times P upon R square plus D square की पावर 3/2। ये आ गया। अब इसका एक स्पेशल केस होगा जब R D के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा। जब R D के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा तो डिनोमिनेटर में यहाँ D को नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर टू द पावर 3/2। D को 0 करो तो ये होगा R स्क्वायर की पावर 3/2। 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे R³ बचेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? KP अपॉन R³। इसको याद करेंगे। तो चलिए यही डाइपोल की थ्योरी हो गई आज पूरी। अब आगे इसके हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस डे। बाय।